हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब एक आम इंसान भारत में इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन, मकान या फ्लैट खरीदता है तो वह केवल अपनी जिंदगी भर की कमाई इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपने परिवार का फ्यूचर दांव पर लगाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने सरकार को स्टैंप ड्यूटी दे दी, सब रजिस्ट्रार के सामने दोनों पार्टी मिलकर सिग्नेचर कर लिए और एक चमचमाती हुई रजिस्टर्ड सेल डीड हाथ में आ गई तो वे उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर बन गए। ऐसे तो नहीं होता है। कानून की दुनिया में इसे द ग्रेट प्रॉपर्टी इल्यूजन कहते हैं। सच्चाई यह है कि रजिस्ट्री होना आपके ओनरशिप की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन यह इस बात की लीगल गारंटी बिल्कुल नहीं है कि वह प्रॉपर्टी पूरे तरीके से डिस्प्यूट फ्री या लिटिगेशन फ्री है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारतीय अदालतों में चल रहे सिविल सूट में से 60% से अधिक मामले केवल प्रॉपर्टी टाइटल के विवाद से जुड़ी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? आज के इस गंभीर और डिटेल्ड वीडियो में हम किसी ऊपर के नॉलेज या शॉर्टकट ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्विजिशन की लीगल ड्यू डिलिजेंस यानी प्रॉपर्टी हासिल करने से रिलेटेड देख परख के बारे में। बोलिए। हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और लैंड रेवेन्यू कोड्स के तहत वो कौन से इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स हैं जिनकी जांच किए बिना यदि आपने सौदा किया तो आपका पूरा निवेश वॉइड हो सकता है। समझ गया। यदि आप अपने लाखों रुपए और पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक चैप्टर को बहुत बारीकी से समझिएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए अब समझते हैं चैप्टर 1 में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कैविएट एम्प्टर एंड सेक्शन 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हमारे देश के प्रॉपर्टी लॉ का एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कैविएट एम्प्टर, जिसका लैटिन में अर्थ होता है लेट द बायर बिवेयर, यानी बायर खुद सावधान रहे, रिस्क नहीं लेने का है, पता है। जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 55 को पढ़ते हैं तो यह बायर और सेलर दोनों के राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन करती है। ठीक है, समझ गया। सेक्शन 55 सब क्लॉज 1 का ए के तहत सेलर की यह ड्यूटी होती है कि वह प्रॉपर्टी में मौजूद किसी भी ऐसे लेटेंट डिफेक्ट यानी छुपे हुए दोष को डिस्क्लोज करे जिसे नॉर्मल चेकिंग से खरीदार नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ कानून का पलड़ा खरीदार पर भारी पड़ता है। अगर जमीन पर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज है, जैसे कि पुराना कोर्ट केस या रेवेन्यू डिस्प्यूट, तो कानून यह मानकर चलता है कि बायर को इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आप बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या ड्यू डिलिजेंस किए ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो फ्यूचर में आप कोर्ट में डिफेक्टिव टाइटल का बहाना बनाकर डील को कैंसिल नहीं कर सकते और न ही कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। ये गलत है। कोर्ट सीधे तौर पर आपकी नेग्लिजेंस यानी आपकी लापरवाही मानेगा। तू तो गया बेटे। इसलिए कानून हमेशा अवेयर और अलर्ट लोगों की रक्षा करता है, लापरवाह लोगों की नहीं। बात तो सही है। तो अब पहुंचते हैं चैप्टर 2 पे, टाइटल सर्च एंड चेन ऑफ डीड। अब बात करते हैं व्यवहारिक लीगल प्रोसीडिंग की। जब भी कोई प्रॉपर्टी आपके सामने आए तो सबसे पहला कदम होना चाहिए 3 इयर्स टाइटल सर्च। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 17 के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसका मतलब है कि हर वैलिड ट्रांसफर का एक सरकारी रिकॉर्ड मौजूद होता है। आपको सेलर से केवल करंट सेल डीड या मदर डीड नहीं मांगनी है, बल्कि आपको चेन ऑफ डीड यानी कड़ियों की जांच करनी है। पिछले 30 वर्ष में यह जमीन किन किन हाथों से गुजरी है, क्या इसे किसी विल
गिफ्ट डीड या पार्टीशन डीड के जरिए ट्रांसफर किया गया है कि नहीं किया गया है, इस पूरी चेन में भी एक भी डॉक्यूमेंट का इलीगल होना पूरी चेन को कोर्ट में कमजोर कर देता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 57 के तहत आपको संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी SRO में जाकर अप्लाई करना होता है और पिछले 15 से 30 वर्षों का एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट EC निकालना होता है। यह सर्टिफिकेट 2 फॉर्म में आता है। यदि प्रॉपर्टी पर कोई मॉर्गेज यानी लोन अटैच है या लीगल लायबिलिटी है तो वह फॉर्म 15 में दर्ज होकर आएगी। यदि प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्लियर है तो आपको फॉर्म 16 यानी नील एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। हमेशा सुनिश्चित करें कि सौदा करने से पहले आपके हाथ में नील EC हो। अब चैप्टर 3 में जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट एनालिसिस। सूरज लैम्प ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रॉपर्टी मार्केट में होने वाला सबसे बड़ा कानूनी कलेश को रोकने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट जानना बेहद जरूरी है। Oh my God! Wow! ये केस है सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012। यह केस के आने से पहले भारत में रियल एस्टेट में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा था। लोग भारी स्टाम्प ड्यूटीज और टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टीज को सीधे रजिस्टर न करके उन्हें SA, GPA और विल ट्रांजैक्शन के माध्यम से खरीदते बेचते थे। रुको जरा, सब्र करो। यानी एग्रीमेंट टू सेल। जनरल पावर ऑफ अटर्नी और विल का एक सेट बना दिया जाता था और लोग खुद को मालिक मान लेते थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस पूरी व्यवस्था पर फुल स्टॉप लगाते हुए बहुत कड़ी रुख अपनाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जस्टिस RV रविंद्रन को ने बेंच में साफ कह दिया कि पावर ऑफ अटर्नी या एग्रीमेंट टू सेल कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। यह किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई ओनरशिप या टाइटल क्रिएट नहीं करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मालिकाना हक और लीगल ट्रांसफर केवल और केवल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 55 के तहत एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट और रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही हो सकता है। यदि आज भी कोई आपको पावर ऑफ अटर्नी के बेस पर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो याद रखिए कानूनन वह आपको जीरो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर 4, रिवेन्यू ज्यूरिसडिक्शन एंड लैंड डाइवर्जन। यहाँ आपको सिविल लॉ और रिवेन्यू लॉ के बीच एक बारीक अंतर समझना होगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस सिविल राइट्स को रजिस्टर करता है, लेकिन राज्य का रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह तय करता है कि उस जमीन पर सरकार को टैक्स कौन देगा। यदि हम मध्य भारत मतलब स्पेशली हमारा छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के कड़े नियम लागू होते हैं। इसकी सेक्शन 109 और 110 के अंतर्गत प्रॉपर्टी के एक्विजिशन यानी खरीद के 6 महीने के भीतर बायर को अथॉरिटीज यानी तहसीलदार या पटवारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, जिसे हम म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कहते हैं। जब तक आपका नाम पटवारी के रिकॉर्ड में खसरा, खतौना या डिजिटल पोर्टल जैसे भुइयां पोर्टल पर दर्ज नहीं होता, तब तक प्रशासनिक रूप से आपको पूर्ण मालिक नहीं माना जा सकता है। म्यूटेशन न होने का फायदा उठाकर धोखेबाज सेलर उसी जमीन पर बैंक से KCC लोन ले लेते हैं और फिर अन्य अनजान बायर को दोबारा रजिस्ट्री कर देते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसी के साथ CGLRC की सेक्शन 172 या अन्य स्टेट में सेक्शन 143 के तहत लैंड डाइवर्जन की जांच बहुत जरूरी है। आप रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल यूज के लिए कोई जमीन खरीद रहे हैं तो यह कंफर्म करें कि वह एग्रीकल्चरल लैंड न हो। यदि वह खेती का जमीन है तो उसका ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट से डाइवर्जन कराया गया हो।
बिना डाइवर्जन के एग्रीकल्चरल लैंड पर बनाई गई कंपनीज या मकान को टाउन एंड कंट्रीज प्लानिंग और नगर निगम किसी भी समय इलीगल घोषित कर डिमोलिश्ड कर सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर 5 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। तो अंत में एक पूरी तरीके से सुरक्षित और वैध सौदा करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP क्या होनी चाहिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। स्टेप 1 फिजिकल वेरिफिकेशन एंड डिमार्केशन। पटवारी के माध्यम से सरकारी नक्शे और मौके पर मौजूद ज़मीन की बाउंड्रीज का फिजिकल मैच करना। स्टेप 2 पब्लिक नोटिस। रजिस्ट्री से पहले किसी अच्छे न्यूज़पेपर में वकील के माध्यम से पब्लिक नोटिस जारी करना और न्यूज़पेपर लोकल होना चाहिए। यदि फ्यूचर में कोई छुपा हुआ वारिस सामने आता है तो आप TPA की सेक्शन 41 के तहत कोर्ट में खुद को बोनाफाइड परचेजर साबित कर सकते हैं। स्टेप 3 ड्राफ्टिंग ऑफ सेल एग्रीमेंट। एक कड़क बयाना विलेख तैयार करना जिसमें बयाने की रकम और समय और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सब शामिल हो ताकि नामांतरण में कोई गड़बड़ी निकलने पर सेलर आपके पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए खुद जिम्मेदार हो। स्टेप 4 एग्जीक्यूशन एंड इमीडिएट म्यूटेशन। सब रजिस्ट्रार के सामने पूरी स्टैम्प ड्यूटी के साथ रजिस्ट्री कराना और उसके तुरंत बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन की प्रोसेस पूरी करना। ये सभी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तू समझा? तो गाइस, प्रॉपर्टी खरीदना आपकी लाइफ का एक गोल्डन मोमेंट होना चाहिए, न कि किसी लंबे लीगल डिस्प्यूट या कोर्ट कचहरी का कलेश की शुरुआत। सो रिमेंबर, प्रॉपर्टी मैटर्स में आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी लीगल शील्ड है। थैंक यू सो मच।